क्लास 7। ये आपकी सोशल साइंस की सेकंड बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, यानी ये सिविक्स है। तो आज हम इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे ऑन इक्वालिटी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी हमने देखा था कि हम फ्री कंट्री हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, हम वोट देते हैं। और 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोग इक्वली हर चीज़ में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी लड़ाई होती है तो उसे सुलझाया जाता है। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो यहाँ न्याय मिलता है और सबको समान नज़रों से देखा जाता है। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, यानी सबसे मेन होता है इक्वालिटी, यानी एक जैसे रहें सब। In this chapter, you will read more about equality, what it is and why is it important in the democracy and whether or not everyone is equal in India. तो अब इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंडिया में इक्वालिटी है या नहीं है। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांतास स्टोरी। तो हम कांता की स्टोरी से शुरू करते हैं। ये ऊपर कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं। मंजीत कौर जो कि टीचर हैं, तेजा सिंह एक ट्रेडर है यानी व्यापारी हैं, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर यानी ये बाइयाँ हैं घर में काम करने के लिए, अब्दुल रहमान आर्टिसन आर्ट्स के, शबनम बानो हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी लैलेंग कंसल्टेंट, इसाक लैलेंग गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन है यानी न्यूज़ रिपोर्टर और उनके साथ रहने वाले जो कैमरामैन होते हैं वगैरह, योगराज अनएम्प्लॉयड हैं, ये कुछ काम नहीं करते हैं, और अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनकी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स, तो ये दोनों वेट कर रही हैं वोट देने के लिए। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain साहब is standing in the line with us. तो वो कहते हैं कि सुजा ये कितनी अच्छी बात है कि हम सब एक जात एक जैसे रहकर वोट दे सकते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, क्योंकि देखो जैन साहब भी हमारे पीछे लाइन में खड़े हुए हैं। यस, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी है। I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. तो वो बोलते हैं मैं उसी को वोट दूंगी जिसने कहा है कि वो हमारे एरिया में पाइप का पानी लेकर आएगा। We'll see you later, कांता। यस, नमस्ते साहिब। तो वो कहते हैं कांता हम तुमसे बाद में मिलते हैं। Gudiya had been running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advice. तो वो बताती है कि जो उसकी बच्ची है वो उसको कुछ दिनों से फीवर है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, पर मुझे पहले साहेब का काम ख़त्म करना पड़ेगा और कुछ एडवांस उनसे मांगना पड़ेगा। एट होम, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वील गो टू द हॉस्पिटल, ओके। तो वो कहती है कि मैं आती हूँ शाम को, जब तक तुम ये खा लो और पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा और फिर अपन हॉस्पिटल चलेंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। तो वो कहती है कि ये तो सही बात है, सभी जानते हैं कि गुड़िया बार बार बीमार इसलिए पड़ती है क्योंकि जो इनकी बस्ती है वो कभी साफ नहीं होती। देखो इसमें कचरा दिख रहा है ये फोटो में। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, तो वो कहती है कोने कचारे जो हैं उन्हें अच्छे से साफ करना। हियर्स योर एडवांस कांता बट डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम, तो वो एडवांस तो उसे दे देते हैं पर बोलते हैं कि इसको अपनी आदत मत बना लेना एडवांस लेने की। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन अ लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो वो कहती है कि जैन मैडम और जैन साहब जो हैं उन्हें वोट की लाइन में तो खड़े होना पड़ता है, लेकिन उन्हें उनके बच्चों को बीमारी में ऐसा नहीं करना रहता है। Do you think Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story about that made her feel like this. तो वो कहती है कि उन्हें अपने बच्चे बीमार होते हैं जब ऐसी लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि कांता के पास इनफ रीज़न है कि समानता यहाँ पर नहीं है? स्टोरी में से आपको ऐसे 3 रीज़न ढूंढना है कि क्यों उसको इस तरीके से फील होता है। इक्वल राइट टू वोट,
द स्टोरी अबाउट बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन ए लाइन टू कास्ट हर वोट। तो हम देखते हैं स्टोरी की शुरुआत होती है कांता लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर। तो बाकी के लोग जो उसके साथ खड़े हैं उन्हें देखिए। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, यानी वो देखती है कि जिसके यहाँ वो काम करती है, अशोक जैन एंड छोटे लाल, उनके नेबर, पड़ोसी। इन अ डेमोक्रेटिक like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। यानी कि इस कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में, ये नहीं देखते हैं कि उनका धर्म क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी कास्ट क्या है, वो अमीर है या गरीब है, उनको वोट डालने दिया जाता है। दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 6th बुक, इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। इज़ एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हर डेमोक्रेसी का। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी शी और ही बिलोंग्स टू, हैज़ वन वोट। यानी इसका आइडिया इस पर बेस्ड है कि सब में समानता होना चाहिए, भले कोई अमीर है या गरीब है या किसी भी कम्युनिटी से है, उसका वोट काउंट करा जाता है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच वन ऑफ देम हैज़ वन वोट। तो इसी बात की कांता को खुशी है कि वो हर किसी के साथ में समान है और हर किसी का अपना एक वोट है। बट एज अ डे गो ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टन अबाउट वॉट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता जाता है कांता को ये कम लगने लग जाता है कि समानता रियली है भी या नहीं। वॉट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? लेट्स टेक अ लुक अ डे इन हर लाइफ। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। तो सबसे पहले हम उसका दिन देखते हैं कि कहाँ से क्या शुरुआत होती है। तो वो एक बस्ती में रहती है और उसके घर के पीछे गटर है। Her daughter is sick but she cannot take the day off from the work because she needs to borrow money from her employers to take the child to the doctor। तो उसकी बेटी के बीमार होते हुए भी वो छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उन्हें अभी पैसे उधार लेना पड़ेंगे बच्ची को दिखाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, यानी वो इस काम से थक जाती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। तो वो अपना दिन का आखिरी वो भी लंबी लाइन में खड़े होकर करती है। कौन सी लाइन थी? दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर। is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor। तो ये उस लाइन के जैसी नहीं है जिसमें ये सुबह खड़ी हुई थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े हुए लोग आधे से ज़्यादा गरीब ही हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और कौन कौन से टाइप की होती है? कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। यानी कांता उन लोगों में से तो है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती हैं, जिनके पास राइट टू वोट है, लेकिन उनकी लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशन तो इक्वल यानी समान होने से बहुत दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो गरीब होने के अलावा लोग यहाँ पे असमानता का अनुभव अलग अलग तरीकों से करते हैं। लेट अस सी व्हाट द मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। Each of one is based on real incidents in people's life and reflect the different kind of inequality that exist in India। तो नीचे 2 स्टोरीज हम पढ़ेंगे जिसमें 2 लोगों के बारे में बताया गया है और अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटी है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिया में है कास्ट सिस्टम। If you live in rural area of caste identity is something that you probably learned or experienced very young। यानी अगर आप किसी गांव के क्षेत्र में से हैं तो आप कास्ट आइडेंटिटी के बारे में काफ़ी पहले से जानते होंगे। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste। अगर आप बहुत अर्बन सिटी के एरिया में हैं तो आपको लग सकता है कि लोग कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। लेकिन ये मैट्रिमोनियल यानी जो शादी की एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े पेपर्स में आते हैं, इसमें भी सबसे पहले कास्ट के बारे में लिखा जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कास्ट का जो अभी भी चल रहा है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल।
यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित्स इन क्लास 6। आप दलित के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित एक टर्म है जिसको हम लोअर कास्ट के लिए यूज़ करते हैं, या लोअर कास्ट खुद के लिए भी उसी को यूज़ करती है। दलित मीन्स ब्रोकन, यानी टूटा हुआ। एंड बाई यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो ये उसे बताया जाता है किस तरीके से अभी भेदभाव हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर, यानी एक बहुत फेमस दलित राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो उनकी खुद की लिखी गई खुद के ऊपर किताब है, उसमें वो बताते हैं, उसका नाम जूठन था, कि मुझे बच्चों से अलग बिठाया जाता था और वो भी फ्लोर पर खाना खाते टाइम। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, यानी मेरे तक आने तक जो टाट पट्टी उस समय हुआ करती थी वो ख़त्म हो जाती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, और कभी कभी तो मुझे सबसे अलग एक दरवाजे के पास बिठाया जाता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, मुझे मार दिया जाता था बिना किसी रीज़न के। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. तो जब वो चौथी कक्षा में थे तो हेडमास्टर ने उनसे झाड़ू लगाने की बात करी थी। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle and in cleaning my back began to ache. यानी जो प्लेग्राउंड था वो बताते हैं बहुत बड़ा था और मैं बहुत छोटा था, और उसे साफ करने में मेरी पीठ में दर्द होने लगा। My face was covered with dust, और मेरे मुंह पर धूल जमने लगी। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, यानी मेरे मुंह में भी वो डस्ट जाने लगी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर अपने कमरे से मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आई ऑफ द टीचर एंड बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल। तो वो देखते हैं कि मुझे पानी भी नहीं पीने दिया गया। मैंने पूरे स्कूल की झाड़ू लगाई, दरवाजे खिड़कियाँ सब, और सारे टीचर सारे बच्चे मुझे ही देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। यानी उससे कई दिनों तक ऐसा कराया गया। ये तब खत्म हुआ जब एक दिन उनके पिताजी वहां से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि वो झाड़ू लगा रहा है। He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school and not just him. There will be more coming after him." तो वो ज़ोर से बोल कर जाते हैं कि आप टीचर हैं इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ये भी यहीं पढ़ेगा और इसके पीछे और भी बच्चे यहीं पढ़ेंगे। The second story is based on an incident that took place in one of India's larger countries and is common practice in most part of the country. यानी अब दूसरी कहानी जो है, पहली वाली तो एक गांव की है, दूसरी एक बड़ी शहर की है जो ज़्यादातर कंट्री में अब हमारे यहाँ पर होता है। It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. तो मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जो अपार्टमेंट रेंट करना चाहते थे, ये उनके बारे में। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे थे इसलिए किराया देना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जो उन्हें जगह बताएगा। तो डीलर बताता है कि मुझे कुछ जगहों के बारे में पता है जो अवेलेबल है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो वो पहला अपार्टमेंट देखते हैं और उन्हें पहला ही अपार्टमेंट बहुत पसंद आ जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको ही ले लेंगे। However, when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the building to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. तो जैसे ही लैंड लेडी जो थी, जिनका मकान मालकिन जो थी, उसे पता चला कि इनका नाम अंसारी है, तो उसने बहाना बना दिया, कहा कि जो लोग मीट खाते हैं मैं उन्हें यहाँ नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. तो उन दोनों को भी बहुत आश्चर्य हुआ और जो प्रॉपर्टी डीलर साथ में था उसे भी बहुत सरप्राइज हुआ कि अभी तो बगल के कमरे में से मछली बनने का स्मेल आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। तो पहले में भी यही हुआ, दूसरे अपार्टमेंट में भी यही बहाना बनाया, तीसरे में भी यही बनाया।
Finally, the property dealer told them that they might have to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. तो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लो. द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस, यानी अंसारीज को गुस्सा आ गया, एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट. तो उन्होंने सोचा कि हम और देखते हैं, और अंत में जाकर उन्हें एक जगह मिली जहाँ पर उन्हें किराए से मकान दिया गया, लेकिन इसमें उन्हें पूरा 1 महीना लग गया. Recognizing dignity. You have understood by now that caste we are born into and the religion we practice, the class background we come from, whether we male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. यानी कुछ मेन चीज़ें यही हैं कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, या हम मेल है या फीमेल. यही कुछ चीज़ें हैं जो अनइक्वली हमें ट्रीट कभी कभी करवाती हैं. Om Prakash Valmiki and Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. यानी पहली स्टोरी में उसे कास्ट के बेसिस पे अलग करा गया, दूसरी स्टोरी में उसे धर्म के उस पर अलग किया गया. When persons are treated unequally, their dignity is violated. तो जब पर्सन अनइक्वली ट्रीट हम करते हैं किसी को, तो उनकी जो एक डिग्निटी, एक मान सम्मान है, वो हम खराब करते हैं. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. तो जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार करा गया, इससे उनकी जो डिग्निटी, मान सम्मान था, वो कम हो गया. By picking on him and making him sweep in the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो क्योंकि उससे झाड़ू लगवाई गई उस समय पर, और उसकी जो कास्ट थी उसके बेसिस पर उसे अलग बिठाया गया, इससे उसके मान सम्मान को बहुत चोट पहुंची और उसे लगा कि वो बाकी स्टूडेंट से इक्वल नहीं है. बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation that he was in. तो क्योंकि वो उस समय पर बच्चे थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. तो ये उनके पिताजी का करा हुआ काम था कि उन्हें गुस्सा आया कि उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है, ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट उसे मिल रहा है, और उन्होंने जाके टीचर से ये बात करी. अंसारीज का जो मान सम्मान था वो भी हर्ट हुआ जब लोगों ने उन्हें अपार्टमेंट नहीं दिए. लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट करा कि आप नाम चेंज कर लो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी वो भी गिर गई, तो उन लोगों ने मना कर दिया. ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. तो ये कोई तरीका नहीं हुआ उनके साथ व्यवहार करने का. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. तो उन्हें भी बाकी लोगों के जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए. In 1975 film Diwar, a boy who works as shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. एक मूवी आई थी दीवार, जिसमें एक बच्चा जो रहता है वो जूते साफ करता है, तो जूते साफ करवाने वाला उसकी तरफ 1 रुपया फेंक देता है, तो वो उसे उठाने से मना कर देता है. He feels that there is dignity in the work and he does not insist that this fee to be given respectfully. तो वो ये मानता है कि मेरे काम में एक मान सम्मान है और मैं रिस्पेक्टफुली ही ये पैसे लूँगा. Equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognizes every person as equal. जो हमारा संविधान है वो हर किसी को एक जैसा मानता है. That means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribe, educational and economic background, are recognized as equal. यानी जितने भी मेल फीमेल बच्चे, पर्सन्स जो भी हैं, जिनकी कास्ट, रिलीजन, जितनी भी जातियाँ, जनजातियाँ, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब इक्वल है. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट. यानी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो असमानता है वो ख़त्म हो गई है. नहीं, वो ख़त्म नहीं हुए. लेकिन डेमोक्रेटिक इंडिया में एटलीस्ट ये जो इक्वालिटी है ये सारे पर्सन्स को पता है, जबकि पहले हम देखेंगे तो इसके लिए कोई भी नियम कायदे नहीं थे. लोगों को इससे बचाने के लिए कुछ भी नहीं था. अभी बहुत सारे वर्क हैं जो पीपल देखते हैं कि लोगों को इक्वल ट्रीट करा जा रहा है या नहीं. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, द एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. यानी ये हमारे संविधान से शुरू हुआ है. कैसे कि पहला तो हर कोई लॉ के सामने इक्वल होता है.
What this mean is that every person from the president of the country to कांता a domestic worker has to obey the same laws. यानी इसका मतलब है कि भले ही कंट्री का प्रेसिडेंट हो उसे भी सेम नियम मानना है, और भले ही वो कांता डोमेस्टिक वर्कर हो उसे भी सेम नियम कायदे मानना है. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place, birth or whether they are male or female. तो दूसरा, किसी के भी अगेंस्ट ऐसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है जाति, धर्म या उनके मेल फीमेल होने पर, या फिर उनकी बर्थ प्लेस कहाँ पैदा हुआ है इसके हिसाब से. एंड थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी सबके लिए पब्लिक प्लेसेस खुली हुई हैं, प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप और मार्केट. किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं. जितने भी लोग हैं वो पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं रोड्स को, बाथरूम्स को, वेल्स को, घाट्स को. और अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया. नहीं, जो अछूत काम जो होते हैं, जैसे बोला जाता था कि अछूत ऐसे छुआ नहीं जाएगा, ये काम अब ख़त्म हो गया है. The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. यानी दो तरीक़ों से गवर्नमेंट ने इक्वालिटी लाई है. पहला कि उन्होंने लॉ ऐसे पास कर दिए, और दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए हैं, स्कीम्स चलाई हैं, जिससे जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको मदद मिल सके. देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. यानी बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं हर पर्सन के राइट को कि वो इक्वली ट्रीट करा जाए. इन एडिशन टू लॉज, The government has also set up several schemes to improve the lives of community. यानी बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई थी कम्युनिटी की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जिनको अनइक्वली ट्रीट करा गया है. स्कीम्स अपॉर्चुनिटी भी देती है लोगों को, जो उनको पास पहले के समय में नहीं थी वो अब उनको दी जाती है. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम. यानी ये सबसे बड़ी स्टेप है गवर्नमेंट जो ली है, ये है मिड डे मील स्कीम, यानी दोपहर का खाना. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स. यानी जो जितने भी छोटे प्राइमरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, वो बच्चों को प्रोवाइडेड करते हैं कुक्ड लंच से, यानी खाने से. तमिलनाडु पहली स्टेट थी जिसने इंट्रोड्यूस करा था इस स्कीम को 2001 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह की स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम 6 महीने के अंदर अंदर शुरू करने का बोल दिया गया. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट. इससे बहुत पॉजिटिव असर. तो क्या हुआ है कि बहुत सारे पुअर बच्चे जो हैं उन्होंने अपने नाम लिखवा दिए हैं स्कूल में, और वो रेगुलरली स्कूल आने लगे हैं. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल. तो पहले बच्चे घर चले जाते थे खाना खाने और उसके बाद लौट कर नहीं आते थे. लेकिन अब क्योंकि उन्हें मिड डे मील वहीं मिल जाता है, उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई है. उनकी मदर्स जो हैं जिनको पहले बच्चों को खिलाने के लिए काम छोड़ के आना पड़ता था, अब उनको नहीं आना पड़ता है. तो इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. यानी इससे कास्टिज्म भी कम हुआ है, दोनों कास्ट अपर और लोअर के बच्चे साथ में बैठ के खाते हैं. और कुछ जगहों पर दलित वुमेन ही ये खाना बनाती हैं. मिड डे मील प्रोग्राम से बच्चों की हंगर कम हुई है. जो गरीब बच्चे स्कूल आते हैं, जो पहले कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें भूख लगती थी, अब ऐसा नहीं होता है. While government program play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that are rich attend and those are poor attend. यानी अभी भी उन स्कूल्स के बीच में डिफरेंस है जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं. Even today there are several schools in the country in which Dalit children like ओम प्रकाश वाल्मीकि are discriminated. यानी अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव होता है. These children are forced into unequal situation. यानी इनको ऐसे काम करवाए जाते हैं जो इनकी डिग्निटी के लिए अच्छे नहीं हैं. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उन्हें एक जैसा नहीं मानते हैं. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. ये B.R. अम्बेडकर के वर्ड्स हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं दलितों के लिए. तो वो बताते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में. इसके बिना आदमी जो होता है वो कुछ भी नहीं है.
टू लिव वर्थ विल विथ सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज, और इस मान सम्मान के साथ रहने के लिए आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है. इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट नो वन डिराइव स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन. मैन इज मॉर्टल, यानी आदमी तो मरेगा एक ना एक दिन, लेकिन सबको ही मरना है कभी ना कभी, लेकिन बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. लेकिन एक मान सम्मान के साथ जीने के बाद मरने से अच्छा कुछ भी नहीं होता है. और इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं होगा कि बहुत ब्रेव आदमी था लेकिन उसकी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं था. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी अलग अलग डेमोक्रेसीज में क्या क्या इक्वालिटी के वो हैं देखते हैं. सिर्फ इंडिया ही डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या जहाँ पर ये स्ट्रगल होता है? नहीं, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये चीज़ें चलती रहती. जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन जो है, जिनके पूर्वजों को यहाँ लाया गया था स्लेव्स बनाकर, यानी काम कराने के लिए खरीद के लाया गया था अफ्रीका से, उनकी लाइफ्स आज भी बहुत अनइक्वालिटी पर चलती हैं. यानी जैसे हमारे यहाँ कास्ट का भेदभाव है, उनके यहाँ रंग का भेदभाव होता है. Despite of the fact that there was a movement in 1950s to push for equal rights for African Americans, prior to this, African Americans were treated extremely unequally in United States and denied equality through law. तो उन्हें लॉ के द्वारा भी इक्वालिटी नहीं दी जा रही थी. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the bar of the bus, यानी अगर वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो या तो उन्हें नीचे बैठना पड़ेगा, और जैसे कोई वाइट पर्सन आएगा उसे उठकर उन्हें सीट देना पड़ेगी. रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जो कि बहुत थक चुकी थी एक दिन बहुत लंबे काम से, तो उन्होंने वाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दिया 1 दिसंबर 1955 में. तो उनके उस रिफ्यूज़ल से उस दिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिससे बाद में नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट. सिविल राइट एक्ट आया 1964 में, जिसमें इसको मना करा गया कि आप रंग के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं. और ये भी बताया गया उस लॉ में कि आपको स्कूल खोलना पड़ेंगे इन बच्चों के लिए, और उन्हें अलग से स्कूलों में अब पढ़ने नहीं भेजा जाएगा. However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. लेकिन आज भी वहाँ पर बहुत सारे गरीब यही हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो आए हैं, और वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, कई तो वो भी नहीं कर सकते हैं, बहुत पुअर फैसिलिटीज़, पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स हैं. लेकिन जो वाइट्स बच्चे हैं वो बहुत प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, एक पॉश उसमें रहते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई वहाँ पर होती है. तो ये चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी क्या बताया गया यहाँ पर? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीट डेमोक्रेटिक. तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि कोई भी कंट्री जो है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है. वहाँ पर हमेशा कम्युनिटीज़ रही हैं, यानी कुछ ग्रुप्स रहे हैं या कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो इसको और आगे बढ़ाते हैं, जो इक्वालिटी को और आगे बढ़ाते हैं, इसको नया इशू बनाते हैं. सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल, यानी एक स्ट्रगल है, इसमें बहुत मेहनत लगती है अपनी डिग्निटी मेंटेन करने में, अपना मान सम्मान बना के रखने में. और इस बुक में हम इक्वालिटी के इशू को डेली बेसिस में पढ़ेंगे. आगे भी हम चैप्टर्स में इस बारे में पढ़ते रहेंगे. तो ये जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, इसमें हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा.